Okay, dear students, today we are going to discuss the next part of civics chapter electoral politics. Here we would study what is our system of elections. अर्थात आप यहाँ ये पढ़ेंगे कि भारत की चुनाव प्रणाली क्या है. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? ये आपने अभी अभी पढ़ा कि क्या भारत के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं. इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप आगे भी पाएंगे. तो आइए इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. You know that Lok Sabha elections and state assembly elections are held at after every 5 years. कितने साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं? 5 साल. आफ्टर एवरी 5 years द टर्म ऑफ ऑल द 5 वर्ष के बाद में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका टर्म टेन्योर पूरा हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो और विधानसभा. और फिर उसके बाद में ये डिजोल्व हो जाता है, ये भंग हो जाती है. यहाँ पे इलेक्शंस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो स्टेट असेंबली के हों, सेम डे या विद इन ए गैप ऑफ फ्यू डेज होते हैं. दिस वन इज कॉल्ड जर्नल इलेक्शन. देर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्शंस. फर्स्ट वन इज द जर्नल इलेक्शन, सेकंड वन इज द मिड टर्म इलेक्शन, थर्ड वन इज द बाई इलेक्शन. Sir, what is the meaning of general election? When the election for whole the Lok Sabha seats or for the whole state assembly seats are conducted on a same day या within a few days, this one is called general election. Sometimes the election is also held for one constituency. It may be the Lok Sabha or may be the state legislative assembly. सर ये 1 2 3 4 5 के लिए क्यों? ये वैकेंसी क्रिएट होती है क्या तो किसी व्यक्ति के रेजिग्नेशन से या किसी व्यक्ति के डेथ से या किसी व्यक्ति के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर करने पर. ये इलीगल कौन डिक्लेयर कर सकता है? कोर्ट या यू कैन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दिस वन इज कॉल्ड बाई इलेक्शन. एंड थर्ड वन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, विच इज कॉल्ड द मिड टर्म इलेक्शन. इन मिड टर्म इलेक्शन the elections are held for all the seats in one day or in a few days, but here the elections are held before the 5 years. This one is called midterm election. Okay, भारत में जनरल इलेक्शंस पे फोकस करते हैं. क्या है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. जैसा आपने कल पढ़ा अर्थात प्रीवियस चैप्टर में डाटा में आपने पढ़ा कि इन हरियाणा 90 MLAs अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड. अब आपने देखा होगा कि इसी प्रकार का अदर द होल हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू 90 स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज. सर किस लिए? इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी. और एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग केवल एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर द लोकसभा पर्पज अर्थात फॉर द लोकसभा इलेक्शंस द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड. ही इज कॉल्ड MP और यू कैन से द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, इसी प्रकार आप पाओगे कि out of the 543, sir, how many seats are reserved seats? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, our constitution entitles means gives the benefit to every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. हमारे संविधान निर्माता और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वरीड दैट कि यदि ओपन इलेक्टोरल होगा तो कुछ सर्टन सेक्शंस जो वीक हैं सोसाइटी में उनको इलेक्शन लोकसभा स्टेट असेंबली का जीतने का मौका नहीं मिलेगा. सर क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर रिसोर्सेज या प्रॉपर एजुकेशन और यू कैन से दैट दे डोंट हैव द प्रॉपर कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. उन लोगों के खिलाफ जो पावरफुल हैं अर्थात उन लोगों के खिलाफ जो इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल हैं. और यदि ऐसा होगा तो हमारी लोकसभा अर्थात पार्लियामेंट में और असेंबलीज में उन बहुत सारे लोगों की वॉइस दूर हो गया था. द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहाँ पे नहीं होंगे और उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं होगा. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
मेकर्स ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट लिया और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में केवल पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमारे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व है। लोकसभा में अर्थात इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SCs अर्थात शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर फॉर द STs। इसका मतलब आप पाएंगे 131 सीट्स आर रिजर्व आउट ऑफ 543, 84 फॉर द SCs एंड 47 फॉर STs। इस प्रकार आपने देखा होगा यही सिस्टम हमारे लोकल लेवल की गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनसिपलिटीज़ में भी हमें देखने को मिलता है। अब आता है वोटर्स लिस्ट। बेटा क्या होती है वोटर्स लिस्ट? इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्टोरल रोल। सर ये क्या होती है? द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर एलिजिबल टू वोट, द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। अर्थात उन एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट, अर्थात वोटर्स की लिस्ट जो इलेक्शन से पहले प्रिपेयर की जाती है। अब आपने देखा होगा इसको आफ्टर 5 ईयर्स कंप्लीटली, एवरी 5 ईयर्स इसको कंप्लीटली रिवाइज किया जाता है और बीच में टाइम टू टाइम दोज पर्सन्स हु आर डाइड their names are deleted, and those persons who are migrated to other places, their names are also deleted, and those persons who have achieved the age of 18, their names are adjusted in this list. आप सभी जानते हैं इन इंडिया द वोटिंग एज इज 18 ईयर्स। हर सिटीजन को राइट टू वोट है, चाहे वो मेल और फीमेल या उसका कोई रिलीजन या उसकी कोई भी कास्ट क्यों ना हो। कुछ क्रिमिनल केसेस में और कुछ एक वो लोग जो अनसाउंड फ्रॉम माइंड है उन केसेस में थोड़ा सा रोका जा सकता है किसी को वोट देने से। अब इस पर्टिकुलर पेज पे आप फाइंड आउट करोगे कि 543 टोटल सीट्स, 84 आर रिजर्व फॉर SCs एंड 47 फॉर STs। इन 131 सीट्स को 543 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 412 सीट्स आर फॉर जनरल कैटेगरीज। अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। जैसे आंध्र प्रदेश, आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना डिवाइड हो चुका है, इसलिए आंध्र प्रदेश में पहले यूनाइटेड था तो 42 सीट्स। अब आप क्या पढ़ेंगे? 17 सीट्स ऑफ लोकसभा इन तेलंगाना एंड 25 इन आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स किसमें? यूपी। किसमें? यूपी। और इस प्रकार आप हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट्स पाएंगे? 10 लोकसभा सीट्स। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें टोटल 30 लोकसभा सीट्स हैं। दिल्ली में 7 और बाकी जितनी भी यूटीज बच गई उनमें कितनी थी? 1 छोड़ के जो जम्मू कश्मीर जो बाद में यूटी में कन्वर्ट हुआ था उसका मैटर अलग है। इसी प्रकार फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र में कितनी है, गोवा गुजरात कितनी है, आप ऑलरेडी इसमें से देख पाएंगे। उसके बाद में आप देख रहे थे जो रिजर्व सीट्स थी वहीं पे आपने देखा वोटर्स की एज कितनी थी? 18 ईयर्स। कोई व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा या कोई व्यक्ति अनसाउंड फ्रॉम माइंड है, उसको रेयर केस में उसकी राइट टू वोट से दूर रखा जाता है। जैसा हमने आपको कहा था जो वोटर्स लिस्ट है एवरी 5 ईयर्स में कंप्लीटली रिवाइज होती है। आजकल आपने देखा होगा वोटर्स के पास एक वोटर कार्ड होता है, दैट इज कार्ड द इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज यूज्ड बाय द पर्सन। ये उस व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है जो वोटिंग के लिए जाता है। अब आपने देखा होगा सर क्या यही कंपलसरी है? नो। आप अपना वोट डालने जाते हैं उस दौरान आप कोई राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, आपकी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ का कोई भी आईडी कार्ड है दैट कैन बी यूज्ड एज ए आइडेंटिटी। देन द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। बट आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन से कुछ डेज पहले दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन वो अपने नाम को नॉमिनेट करते हैं। आप सभी जानते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, जबकि वोटिंग एज कितनी है? 18 ईयर्स। दूसरा कुछ क्रिमिनल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि वो आसानी से चुनाव ना
लड़ सके। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा पार्टी टिकट। इट मीन्स इन इंडिया और इन मैनी कंट्रीज वेयर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम पर्टिकुलर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस वन इज नोन एज द पार्टी टिकट। अब आपने देखा होगा जो कैंडिडेट अपना फॉर्म सबमिट करता है दैट इज कॉल्ड द नॉमिनेशन फॉर्म, और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ वो कैंडिडेट एक सिक्योरिटी मनी जमा करता है और एक पर्टिकुलर वोट नंबर डिसाइडेड है। यदि वो पर्टिकुलर वोट नंबर गेन कर लेता है तो उसे इलेक्शन के बाद में चाहे वो चुनाव हार ही जाए, हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिटर्न टू हिम, उसे वापस लौटा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर लीगल डिक्लेरेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस लगाई हैं। जैसे कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, वो एक एफिडेविट देगा। एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो लिखेगा कि उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस कोर्ट में अंडर ट्रायल हैं, चल रहे हैं। दूसरा, डिटेल्स ऑफ एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, उसके पास और उसकी फैमिली मेम्बर्स के पास कितनी प्रॉपर्टी है। एंड लाइबिलिटीज मीन्स लोन्स एक्सेट्रा, कि उसके प्रति और उसके फैमिली के प्रति कितने लोन्स बकाया हैं। दूसरा, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में जनता के बीच में फॉरवर्ड की जाती हैं ताकि जनता इस इंफॉर्मेशन के आधार पे कैंडिडेट्स के बारे में पता कर सके। देन इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन है, ये भी इलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा है। चुनाव से 10-15 डेज अर्ली और यू कैन से 20 डेज और 1 मंथ एगो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, वो जनता के बीच में जाते हैं। जनरली ये 2 वीक्स पहले स्टार्ट होता है और अपनी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को जनता के बीच में पॉलिटिकल मीटिंग्स के माध्यम से डिस्कस करके जनता की सपोर्ट गेन करना चाहते हैं। इसके लिए वो न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न वगैरह का सहारा भी लिया जाता है। अब आप यहाँ पे कुछ एक मेन पॉलिटिकल पार्टीज के स्लोगन्स को यूज करोगे। जैसे 1971 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, लीडरशिप में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इट मीन्स कि हमें इलेक्शन लड़ाया, जिताया गया, लोगों ने हमें वोटिंग की हमारे फेवर में, तो हम ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाएंगे जिससे सोसाइटी में गरीबी दूर होगी। सेव डेमोक्रेसी। इन 1977 जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शंस में एक नारा दिया, एक इलेक्शन स्लोगन दिया जिसका नाम रखा सेव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 1975 में कांग्रेस ने देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की थी, जिसके कारण लोगों की बहुत सारी सिविल लिबर्टीज छीन ली गई थी। आगे लेफ्ट फ्रंट अर्थात CPI एंड CPIM, ये पार्टीज लेफ्ट फ्रंट कहलाती हैं। CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक नारा दिया था 1977 वेस्ट बंगाल इलेक्शन स्टेट असेंबली में, लैंड टू द टिलर। इट मीन्स जो लोग ज़्यादा ज़मीन रखते हैं उनके खिलाफ एक कानून बनेगा, उनसे ज़मीन को छीना जाएगा, और जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उन बड़े बड़े लोगों की खेतों में उनको उसका ओनर बनाया जाएगा। इसी प्रकार सेल्फ रेस्पेक्ट टू द तेलुगुज। दिस स्लोगन वाज गिवन बाय द तेलुगु देशम पार्टी, और इसके हेड कौन थे? NT रामाराव in 1983 elections. These are some particular slogans which were used by the political parties. जैसा आपने देखा होगा पिछले लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विकास, सबका विश्वास। ओके, अब जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, उस दौरान ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। अब देखिए, कोई भी कैंडिडेट और पार्टी किसी को ब्राइब ऑफर नहीं कर सकता, रिश्वत ऑफर नहीं कर सकता, वोटर्स को वार्निंग नहीं दे सकता, डरा नहीं सकता। वो जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगने की अपील नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकता। और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो फिक्स कर रखा है लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए, हेयर इट इज़ मेंशन 5 लाख रुपीज़, बट ये टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है। और आपने देखा होगा यदि इनको कोई वोलेट करता है तो कोर्ट उसके इलेक्शन को, चाहे वो चुनाव जीत गया हो, तो भी इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। इसके अलावा इन एडिशन टू दीज लॉज पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, इनके अलावा भी कुछ एक और कंडीशंस होती हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को
फॉलो करना होता है, कैंडिडेट्स को इलेक्शन कैंपेन में फॉलो करना होता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता कहते हैं। जैसे क्या कि वो कोई भी इलेक्शन के दौरान धर्म के नाम का प्रोपगंडा नहीं करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल्स को इलेक्शन में यूज नहीं करेंगे। और जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, कोई भी मंत्री या सरकार का कोई भी बड़ा नेता किसी भी प्रोग्राम का उद्घाटन अर्थात किसी बिल्डिंग का गवर्नमेंट की तरफ से किसी नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं करेगा। नाउ द पोलिंग, एक पर्टिकुलर डे को इलेक्शन का ये स्टेज है, पर्टिकुलर डे को पोलिंग बूथ होते हैं। सर पोलिंग बूथ क्या होता है? जहाँ पे एक गांव के पर्टिकुलर लोग वोट डालते हैं, वहाँ पे लोग अपनी वोटिंग करते हैं, वो पोलिंग बूथ है एंड पोलिंग डे है। यहाँ पे ऑफिशियल्स कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी फिंगर के ऊपर पर्टिकुलर इंक मार्क करते हैं और उन्हें वोट डालने के लिए अलाउ करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे वोटिंग होते हैं वहाँ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के एजेंट्स को भी इनसाइड द पोलिंग बूथ बैठना अलाउ होता है, ताकि इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई चीटिंग हो तो ये इसके बारे में बता सकें। देन आप फाइंड आउट करेंगे कि आगे चल के आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक पहले होते थे बैलेट पेपर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय बैलेट पेपर्स? बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर on which the name of the contesting candidates along with their party name and symbols are mentioned. ये पहले यूज होते थे, आजकल रेयरली यूज होते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई जिसमें कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल पार्टी नेम और उसका सिंबल मेंशन होता है। और जैसे ही कोई कैंडिडेट वोट डालने जाता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो एक पर्टिकुलर उसको वोट इश्यू कर देता है, और जिस कैंडिडेट को वोटर अपना वोट डालना चाहता है उसके नेम के अगेंस्ट में एक बटन होता है, उसको क्लिक करते ही वो वोट उस कैंडिडेट को चला जाता है। और जैसे ही उस डे को वोटिंग ओवर हुई, वोटिंग मशीन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है और इनको पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर एरिया पे एक जगह संभल करके पर्टिकुलर डेट पे इनकी काउंटिंग होती है, और इसमें से जो व्यक्ति जीत जाता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है विनिंग कैंडिडेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी द रिमेनिंग पार्ट in the next video.